हमने प्रीवियसली जो डिस्कस किया था वो वायरस के बारे में था कि जनरली वायरस होता क्या है, किस तरह से उसका एनवेलप होता है, क्या उसमें जीनोमिक मटेरियल होता है, किस तरह से वो इन्फेक्ट करता है, किस तरह से उसको होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। आज जो हम मैटर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा डिजीज के बारे में आप सब जानते हैं, और जो इन्फ्लुएंजा होता है उसका जो वायरस है उसी को हम इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से ही जानते हैं। तो ये वायरस कैसा दिखता है, किस तरह से ये इन्फेक्ट करता है, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है थ्रू द एंटीवायरल ड्रग्स। तो हम डिस्कस करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस है क्या। तो इन्फ्लुएंजा वायरस में जो जीनोमिक मटेरियल होता है, जो जीनोम होता है वो आपका आरएनए होता है, आरएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और दूसरा इसका जो एनवेलप होता है, इसका एनवेलप जो है वो हीमोग्लूटिनिन और न्यूरोअमीनिडेज से मिलकर बना हुआ होता है। ये दो तरह की इसके एनवेलप में लिपोप्रोटीन्स होती है, एक तो हीमोग्लूटिनिन और न्यूरोअमीनिडेज। ये ही हेल्प करती है वायरस को होस्ट सेल में अटैच करने के लिए और होस्ट सेल की प्रोटीन को कट करने के लिए। तो हियर जो हीमोग्लूटिनिन है वो एज अ अटैचमेंट वर्क करती है, और ये जो होती है वो होस्ट सेल की जो प्रोटीन्स होती है उसको कट करने की काम आती है। तो इस तरह से ये दो तरह के लिपोप्रोटीन होते हैं इस वायरस के एनवेलप में। अब जो इस एनवेलप के अंदर साइड एक मटेरियल फिल होता है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स, और शॉर्ट में हम एनिमल प्रोटीन बोल सकते हैं इसको। और इसी तरह से इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से ही होस्ट सेल के अंदर वायरस जो होता है वो एंटर करता है। इस तरह से आप देख सकते हो ये वायरस स्फीयर इन शेप होता है, और इसके चारों तरफ इस टाइप की लिपोप्रोटीन्स होती है, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि एनवेलप जो होता है वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इसको हम यूरोअमीनोडेज बोल देंगे, इसको हम हीमोग्लूटानिन बोल देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो जीनोमिक मटेरियल होता है वो हमारा आरएनए होता है। इसमें आरएनए की अप्रोक्सीमेटली 8 स्ट्रैंड होती है। देयर आर 8 स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। इसके अंदर एक एंजाइम भी होता है, पॉलीमरेज एंजाइम। तो इस तरह से ये वायरस की स्ट्रक्चर होती है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है। एनवेलप इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, जो कि लिपोप्रोटीन न्यूरोअमीनोडेज या फिर हीमोग्लूटिनिन होते हैं। हीमोग्लूटिनिन जो होते हैं वो अटैचमेंट का काम करते हैं, और न्यूरोअमीनोडेज जो होते हैं वो एज अ कटिंग का काम करते हैं कि होस्ट सेल में जो प्रोटीन होती है उसको कट कर देते हैं ताकि वायरस इजीली अटैच हो जाए। अब जो हम बात करते हैं वो है मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स भी एक तरह से होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने के ही काम आता है, इनकी ग्रोथ करने के काम आता है। और इसके अंदर जो स्ट्रेन होती है, जो जीनोमिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। तो आरएनए 8 स्ट्रैंडेड होता है, और इसके अंदर खुद का एंजाइम होता है। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि कुछ एंजाइम जो होते हैं वो अपना एंजाइम खुद रखते हैं, तो इसमें जो एंजाइम होता है वो पॉलीमरेज एंजाइम होता है। तो इन्फ्लुएंजा जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, ए, बी, सी एंड डी। जनरली जो ह्यूमन में इन्फेक्शन होता है वो ड्यू टू ए एंड बी, एंड मोस्ट कॉमनली जो इन्फ्लुएंजा है वो ए है। और एवियन इन्फ्लुएंजा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज बर्ड फ्लू। एवियन इन्फ्लुएंजा जो होता है वो बर्ड फ्लू होता है। जनरली जो इसमें एक्टिव जो आपकी स्ट्रेन होती है वायरस की वो होती है आपकी H1N1 और H3N2। जो कि आपके H1N1 थी वो आपकी स्पेनिश फ्लू में थी, स्पेनिश फ्लू जो कि 1918 में आया था। और ये आपकी थी फर्दर नॉर्मल इन्फ्लुएंजा जो था, ये भी आपका पैंडेमिक हुआ था। तो इस तरह से ये इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है, किस तरह से बना होता है और किस तरह से वो इन्फेक्ट
इफेक्ट करता है, ये हमने डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे कि इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी हम ड्रग्स यूज करते हैं। There are 4 drugs for the treatment of influenza। तो हम कुछ ड्रग इसमें से 2-3 ड्रग ऐसी है जो हम एज अ प्रोफाइलैक्सिस भी दे सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं अमेंटिडिन, रिमेंटिडिन, ओसेल्टामिविर एंड जानामिविर। तो हम सबसे पहले देखते हैं अमेंटिडिन और रिमेंटिडिन। ये आपको सिमिलर लग रहे हैं, अमेंटिडिन एंड रिमेंटिडिन। मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो अमन एंड रीमा M2 चैनल से गए। So the trick for amantadine and rimentadine is अमन एंड रीमा M2 चैनल से गए। इसका मतलब ये हुआ amantadine एंड rimentadine, जो कि मैंने आपको प्रीवियस अभी डिस्कस किया कि जो वायरस होता है उसके अंदर M2 मैट्रिक्स होता है और M2 चैनल के थ्रू ये एक्ट करती है दोनों ड्रग कि वायरस को वहां से एंटर नहीं होने देती है एज अ प्रोफाइलैक्सिस। और इसमें जो वायरस रिप्लिकेशन करता है उसमें भी ये, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप पे भी वर्क करती है और लास्ट स्टेप पे भी वर्क करती है। तो एज अ आप इसको प्रोफाइलैक्सिस भी बोल सकते हैं एंड ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर वायरस में म्यूटेशन हो जाता है तो अमेंटिडिन वहां पे वर्क नहीं करेगी। अमेंटिडिन जो है वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया कि ये M2 चैनल के थ्रू वर्क करती है। दूसरा, अमेंटिडिन जो होते हैं वो ट्राइसाइक्लिक एमीन्स होते हैं। ये क्या है, इनकी जो कैटेगरी है वो ट्राइसाइक्लिक एमीन्स है। अमेंटिडिन का यूज पार्किंसोनिज्म में भी किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि अमेंटिडिन जो ड्रग है उसका यूज पार्किंसोनिज्म में भी किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी एंटीवायरल ड्रग है जो कि पार्किंसोनिज्म में भी यूज होती है, दैट इज अमेंटिडिन। तो अमेंटिडिन का ये एक और यूज हो गया। अब हम बात करते हैं कि अमेंटिडिन जो है वो उसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं इसके जो एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। एक तो जो पर्सन होगा उसका जो मेंटल कंसंट्रेशन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, पर्सन के अंदर हेडेक रहेगा, डिजीनेस रहेगी, नोजिया हो सकता है उसको। देन हम बात करते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसमें अमेंटिडिन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, या फिर कोई सीएनएस से रिलेटेड पेशेंट है तो उसमें भी वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और अगर किसी को अल्सर प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो ये 3 चीजें हो गई आपकी, अल्सर हो गया, सीएनएस हो गया और प्रेगनेंसी, इन तीनों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जो रिमेंटिडिन है वो सिमिलर है अमेंटिडिन के, बस इसमें डिफरेंस इतना सा है कि जो रिमेंटिडिन है वो लॉन्गर एक्टिंग है, लॉन्ग टाइम तक इसका एक्शन रहता है। दूसरी चीज ये है कि इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी अच्छे से होता है, एब्जॉर्प्शन यानी कि बायोअवेलेबिलिटी भी इसकी बहुत अच्छी है देन अमेंटिडिन। यानी कि जिस जगह पे अमेंटिडिन नहीं अच्छे से वर्क कर रही है वहां पे हम रिमेंटिडिन का यूज कर सकते हैं। तो ये एक कैटेगरी हो गई जिसके अंदर ये दोनों ड्रग एज अ जो M2 चैनल है वहां पे वर्क करती है। अब हम बात करते हैं ओसेल्टामिविर और जानामिविर की। ओसेल्टामिविर और जानामिविर जो ड्रग्स हैं ये वर्क करती है आपके लिपोप्रोटीन न्यूरो अमीनोडेज। इस लिपोप्रोटीन पे वर्क करती है ये। ओसेल्टामिविर जो ड्रग है ये आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि ये हर तरह की जो वायरस की प्रॉपर्टीज से अनकॉटिंग होना, अंदर रिप्लिकेट करना, फर्दर रिप्लिकेट करना और इसकी असेंबली बनाना, इन सब पे ओसेल्टामिविर वर्क करती है। और जहां पर अमेंटिडिन और रिमेंटिडिन वर्क नहीं करते हैं वहां पे हम ओसेल्टामिविर प्रोवाइड करते हैं। और ओसेल्टामिविर जब प्रिस्क्राइब की जाती है तो वो इन्फ्लुएंजा ए, बी और बर्ड फ्लू ये तीनों के लिए इफेक्टिव है। इन्फ्लुएंजा ए, बी और बर्ड फ्लू। ओसेल्टामिविर की जो जनरली अभी जो कोविड पेशेंट है उनमें भी ओसेल्टामिविर प्रोवाइड की जा रही है।
इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे डायरिया हो गया, इंसोम्निया हो गया, डिजीनेस हो गई, और कफ भी इसका समटाइम्स एज अ एडवर्स इफेक्ट रहता है। तो ओसेल्टामेविर को सबसे ज़्यादा यूज किया था स्वाइन फ्लू के अंदर, और अगर ओसेल्टामेविर स्वाइन फ्लू में रेजिस्ट हो गई थी तो उसके उसके प्लेस पे हमने जानामेविर लिया था। तो जानामेविर सेम है, इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, बस जानामेविर का एक ड्रॉबैक है कि ये ब्रोंकोस्पाज्म करता है, इसको एक पाउडर की फॉर्म में दिया जाता है पेशेंट को, और ये ब्रोंकोस्पाज्म कर सकता है। तो इस तरह से ये 4 ड्रग्स हैं ओनली फॉर द इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू के लिए। तो इमेंटेडिन रिमेंटेडिन हो गई आपकी M2 चैनल के लिए, और सेल्टामेविर जानामेविर हो गया आपका न्यूरोइम्यूनिडेज इनहिबिटर, और इसमें और सेल्टामेविर जो है अभी कोविड में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव